तेनालीराम ने कहा। कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूं? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुहमांगा इनाम भी दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गईं और नाई को बुलावाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूं। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुहमांगा दाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, सब आपकी कृपा है। लेकिन व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी चोटी मुंडवाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे। जानता नहीं, यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मारकर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक कंजूस सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी न थी, पर एक पैसा भी जेब से निकालते समय उसकी नानी मर जाती थी। एक बार उसके कुछ मित्रों ने हंसी हंसी में एक कलाकार से अपना चित्र बनवाने के लिए उसे राजी कर लिया। उसके सामने वह मान तो गया, पर जब चित्रकार उसका चित्र बनाकर लाया तो सेठ की हिम्मत न पड़ी कि चित्र के मूल्य के रूप में चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। यूं वह सेठ भी एक तरह का कलाकार ही था। चित्रकार को आया देखकर सेठ अंदर गया और कुछ ही क्षणों में अपना चेहरा बदलकर बाहर आया। उसने चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र जरा भी ठीक नहीं बन पड़ा। तुम ही बताओ, क्या यह चेहरा मेरे चेहरे से जरा भी मिलता है? चित्रकार ने देखा, सचमुच चित्र सेठ के चेहरे से जरा भी नहीं मिलता था। तभी सेठ बोला, जब तुम ऐसा चित्र बनाकर लाओगे जो ठीक मेरी शक्ल से मिलेगा, तभी मैं उसे खरीदूंगा।
दूसरे दिन चित्रकार एक और चित्र बनाकर लाया जो हूबहू सेठ के उस चेहरे से मिलता था जो सेठ ने पहले दिन बना रखा था। इस बार फिर सेठ ने अपना चेहरा बदल लिया और चित्रकार के चित्र में कमी निकालने लगा। चित्रकार बड़ा लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह की गलती उसके चित्र में क्यों होती है। अगले दिन वह फिर एक नया चित्र बनाकर ले गया, पर उसके साथ फिर वही हुआ। अब तक उसकी समझ में सेठ की चाल आ चुकी थी। वह जानता था कि यह मक्खी चूस सेठ असल में पैसे नहीं देना चाहता, पर चित्रकार अपनी कई दिनों की मेहनत भी बेकार नहीं जाने देना चाहता था। बहुत सोच विचार कर चित्रकार तेनालीराम के पास पहुंचा और अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। कुछ समय सोचने के बाद तेनालीराम ने कहा, कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूं। अच्छी तरह मिलाकर देख, तेनालीराम ने कहा। कल तुम उसके पास एक शीशा लेकर जाओ और कहो कि आपकी बिल्कुल असली तस्वीर लेकर आया हूं। अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए, कहीं कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा। बस फिर अपना काम हुआ ही समझो। अगले दिन चित्रकार ने ऐसा ही किया। वह शीशा लेकर सेठ के यहाँ पहुंचा और उसके सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, आपका बिल्कुल सही चित्र। गलती की इसमें जरा भी गुंजाइश नहीं है। चित्रकार ने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाते हुए कहा। लेकिन यह तो शीशा है, सेठ ने झुंझलाते हुए कहा। आपकी असली सूरत शीशे के अलावा बना भी कौन सकता है। जल्दी से मेरे चित्रों का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं निकालिए, चित्रकार बोला। सेठ समझ गया कि यह सब तेनालीराम की सूझबूझ का परिणाम है। उसने तुरंत 1000 स्वर्ण मुद्राएं चित्रकार को दे दी। तेनालीराम ने जब यह घटना महाराज कृष्णदेव राय को बताई तो वे खूब हंसे। एक बार राजमहल में राजा कृष्णदेव राय के साथ तेनालीराम और राजपुरोहित बैठे थे। जाड़े के दिन थे। सुबह की धूप सेंकते हुए तीनों बातचीत में व्यस्त थे। तभी एकाएक राजा ने कहा, जाड़े का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। खूब खाओ और सेहत बनाओ। खाने की बात सुनकर पुरोहित के मुंह में पानी आ गया। बोला, महाराज, जाड़े में तो मेवा और मिठाई खाने का अपना ही मजा है, अपना ही आनंद है। अच्छा बताओ, जाड़े की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? राजा कृष्णदेव राय ने पूछा। पुरोहित ने हलवा, मालपुए, पिस्ते की बर्फी आदि कई मिठाइयां गिना दीं। राजा कृष्णदेव राय ने सभी मिठाइयां मंगवाईं और पुरोहित से कहा, जरा खाकर बताइए, इनमें सबसे अच्छी कौन सी है? पुरोहित को सभी मिठाइयां अच्छी लगती थीं। किस मिठाई को सबसे अच्छा बताता? तेनालीराम ने कहा, सब अच्छी हैं, मगर वह मिठाई यहाँ नहीं मिलेगी। कौन सी मिठाई? राजा कृष्णदेव राय ने उत्सुकता से पूछा। और उस मिठाई का नाम क्या है? नाम पूछकर क्या करेंगे महाराज? आप आज रात को मेरे साथ चलें तो मैं वह मिठाई आपको खिलवा भी दूंगा। राजा कृष्णदेव राय मान गए। रात को साधारण वेश में वे पुरोहित और तेनालीराम के साथ चल पड़े। चलते चलते तीनों काफी दूर निकल गए। एक जगह 2-3 आदमी अलाव के सामने बैठे बातों में खोए हुए थे। ये तीनों भी वहां रुक गए। इस वेश में लोग राजा को पहचान भी न पाए। पास ही कोल्हू चल रहा था। तेनालीराम उधर गए और कुछ पैसे देकर गरम गरम गुड़ ले लिया। गुड़ लेकर वे पुरोहित और राजा के पास आ गए। अंधेरे में राजा और पुरोहित को थोड़ा थोड़ा गरम गरम गुड़ देकर बोले, लीजिए, खाइए, जाड़े की असली मिठाई। राजा ने गरम गरम गुड़ खाया तो बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा बोले, वाह, इतनी बढ़िया मिठाई यहाँ अंधेरे में कहाँ से आई? तभी तेनालीराम को एक कोने में पड़ी पत्तियां दिखाई दीं। वह अपनी जगह से उठा और कुछ पत्तियां इकट्ठी कर आग लगा दी। फिर बोला, महाराज, यह गुड़ है। गुड़? और इतना स्वादिष्ट? महाराज, जाड़ों में असली स्वाद गरम चीज में रहता है।
यह गुड़ गरम है, इसलिए स्वादिष्ट है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुरा दिए। पुरोहित अब भी चुप था। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में लगातार चोरी होनी शुरू हुई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लूट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन उड़ा ले गए। राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल से करवाई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वे बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रहीं। चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लताड़ते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेनालीराम ने उठकर कहा, महाराज यह जिम्मेदारी मैं लूंगा। वहां से उठकर तेनालीराम नगर के एक प्रमुख जौहरी के यहाँ गया। उसने अपनी योजना उसे बताई और घर लौट गया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर आ धमके। ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चल गया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। तेनालीराम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्द ही सारे चोर पकड़े गए। अगले दिन चोरों को दरबार में पेश किया गया। सभी के हाथों पर लगे रंग देखकर राजा ने पूछा, तेनालीराम जी यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा दिया था ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। राजा ने पूछा, पर आप वहां सिपाहियों को तैनात कर सकते थे। महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। कीमती उपहार लड़ाई जीतकर राजा कृष्णदेव राय ने विजय उत्सव मनाया। उत्सव की समाप्ति पर राजा ने कहा, लड़ाई की जीत अकेले मेरी जीत नहीं है, मेरे सभी साथियों और सहयोगियों की जीत है। मैं चाहता हूं कि मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करें। आप सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पुरस्कार लें, परंतु एक शर्त है कि सभी को अलग अलग पुरस्कार लेने होंगे। एक ही चीज दो आदमी नहीं ले सकेंगे। यह घोषणा करने के बाद राजा ने उस मंडप का पर्दा खिंचवा दिया जिस मंडप में सारे पुरस्कार सजाकर रखे गए थे। फिर क्या था? सभी लोग अच्छे से अच्छा पुरस्कार पाने के लिए पहल करने लगे। पुरस्कार सभी लोगों की गिनती के हिसाब से रखे गए थे। थोड़ी देर की धक्का मुक्की और छीनाझपटी के बाद सबको एक एक पुरस्कार मिल गया। सभी पुरस्कार कीमती थे। अपना अपना पुरस्कार पाकर सभी संतुष्ट हो गए। अंत में बचा सन से कम मूल्य का पुरस्कार, एक चांदी की थाली। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचे, यानी देर से पहुंचने का दंड। सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह जानकर सभी खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को पाते हुए हम सब तेनालीराम को खूब चिढ़ाएंगे। बड़ा मजा आएगा। तभी श्रीमान तेनालीराम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला पड़े, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने सभी दरबारियों पर दृष्टि डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी तो किसी के हाथ में सोने का भाला। किसी के सिर पर सुनहरे काम की रेशम की पगड़ी थी तो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी। तेनालीराम उन सब चीजों को देखकर सारी बात समझ गया। उसने चुपचाप चांदी की थाली उठा ली।
उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा ढक दिया, ऐसे कि जैसे थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढंकते हुए तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियों से भरे थाल मिलते रहे हैं। यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूं ताकि आपकी बात कायम रहे। सब यही समझे कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर अशर्फियां पुरस्कार में दी हैं। महाराज तेनालीराम की चतुराई भी बातों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गले से अपना बहुमूल्य हार उतारा और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी। आज उसमें सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली राजा कृष्णदेव राय के आगे कर दी। राजा ने उसमें अपना बहुमूल्य हार डाल दिया। सभी लोग तेनालीराम की बुद्धि का लोहा मान गए। थोड़ी देर पहले जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती पुरस्कार इस बार भी तेनालीराम को ही मिला था। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम का मखौल उड़ाने के लिए उल्टे पुल्टे सवाल करते थे। तेनालीराम हर बार ऐसा उत्तर देते कि राजा की बोलती बंद हो जाती। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे निवास करते हैं? हाँ, बता सकता हूँ महाराज। तेनालीराम तपाक से बोले। महाराज बोले, बिल्कुल सही गिनती बताना। जी हाँ महाराज, बिल्कुल सही बताऊंगा, तेनालीराम ने जवाब दिया। दरबारियों ने अंदाज लगा लिया कि आज तेनालीराम जरूर फंसेगा। भला परिंदों की गिनती संभव है? तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। तीसरे दिन तुम्हें बताना है कि हमारी राजधानी में कितने कौवे हैं, महाराज ने आदेश की भाषा में कहा। तीसरे दिन फिर दरबार जुड़ा। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज, महाराज, हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे हैं। महाराज, कोई शक हो तो गिनती करा लो। राजा ने कहा, गिनती होने पर संख्या ज्यादा कम निकली तो? महाराज, ऐसा नहीं होगा, बड़े विश्वास से तेनालीराम ने कहा। अगर गिनती गलत निकली तो इसका भी कारण होगा। राजा ने पूछा, क्या कारण हो सकता है? तेनालीराम ने जवाब दिया, यदि राजधानी में कौवों की संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारी राजधानी में कौवों के कुछ रिश्तेदार और इष्ट मित्र उनसे मिलने आए हुए हैं। संख्या घट गई है तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ कौवे राजधानी से बाहर अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हैं, वरना कौवों की संख्या 1,50,999 ही होगी। तेनालीराम से जलने वाले दरबारी अंदर ही अंदर कुढ़ कर रह गए कि हमेशा की तरह यह चालबाज फिर अपनी चालाकी से पतली गली से बच निकला। हिसाब से रखे गए थे। थोड़ी देर की धक्का मुक्की और छीनाझपटी के बाद सबको एक एक पुरस्कार मिल गया। सभी पुरस्कार कीमती थे। अपना अपना पुरस्कार पाकर सभी संतुष्ट हो गए। अंत में बचा सन से कम मूल्य का पुरस्कार, एक चांदी की थाली। यह पुरस्कार उस आदमी को मिलना था जो दरबार में सबके बाद पहुंचे, यानी देर से पहुंचने का दंड। सब लोगों ने जब हिसाब लगाया तो पता चला कि श्रीमान तेनालीराम अभी तक नहीं पहुंचे हैं। यह जानकर सभी खुश थे। सभी ने सोचा कि इस बेतुके, बेढंगे व सस्ते पुरस्कार को पाते हुए हम सब तेनालीराम को खूब चिढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तभी श्रीमान तेनालीराम आ गए। सारे लोग एक स्वर में चिल्ला पड़े, आइए तेनालीराम जी, एक अनोखा पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। तेनालीराम ने सभी दरबारियों पर दृष्टि डाली। सभी के हाथों में अपने अपने पुरस्कार थे। किसी के गले में सोने की माला थी,
तो किसी के हाथ में सोने का भाला, किसी के सिर पर सुनहरे काम की रेशम की पगड़ी थी, तो किसी के हाथ में हीरे की अंगूठी। तेनालीराम उन सब चीजों को देखकर सारी बात समझ गया। उसने चुपचाप चांदी की थाली उठा ली। उसने चांदी की उस थाली को मस्तक से लगाया और उस पर दुपट्टा ढक दिया, ऐसे कि जैसे थाली में कुछ रखा हुआ हो। राजा कृष्णदेव राय ने थाली को दुपट्टे से ढंकते हुए तेनालीराम को देख लिया। वे बोले, तेनालीराम, थाली को दुपट्टे से इस तरह क्यों ढक रहे हो? क्या करूं महाराज, अब तक तो मुझे आपके दरबार से हमेशा अशर्फियों से भरे थाल मिलते रहे हैं। यह पहला मौका है कि मुझे चांदी की थाली मिली है। मैं इस थाल को इसलिए दुपट्टे से ढक रहा हूं ताकि आपकी बात कायम रहे। सब यही समझे कि तेनालीराम को इस बार भी महाराज ने थाली भरकर अशर्फियां पुरस्कार में दी हैं। महाराज तेनालीराम की चतुराई भरी बातों से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गले से अपना बहुमूल्य हार उतारा और कहा, तेनालीराम, तुम्हारी थाली आज भी खाली नहीं रहेगी। आज उसमें सबसे बहुमूल्य पुरस्कार होगा। थाली आगे बढ़ाओ तेनालीराम। तेनालीराम ने थाली राजा कृष्णदेव राय के आगे कर दी। राजा ने उसमें अपना बहुमूल्य हार डाल दिया। सभी लोग तेनालीराम की बुद्धि का लोहा मान गए। थोड़ी देर पहले जो दरबारी उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे सब भीगी बिल्ली बने एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि सबसे कीमती पुरस्कार इस बार भी तेनालीराम को ही मिला था। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम का मखौल उड़ाने के लिए उल्टे पुल्टे सवाल करते थे। तेनालीराम हर बार ऐसा उत्तर देते कि राजा की बोलती बंद हो जाती। एक दिन राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी राजधानी में कुल कितने कौवे निवास करते हैं? हाँ, बता सकता हूँ महाराज। तेनालीराम तपाक से बोले। महाराज बोले, बिल्कुल सही गिनती बताना। जी हाँ महाराज, बिल्कुल सही बताऊंगा, तेनालीराम ने जवाब दिया। दरबारियों ने अंदाज लगा लिया कि आज तेनालीराम जरूर फंसेगा। भला परिंदों की गिनती संभव है? तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। तीसरे दिन तुम्हें बताना है कि हमारी राजधानी में कितने कौवे हैं, महाराज ने आदेश की भाषा में कहा। तीसरे दिन फिर दरबार जुड़ा। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोला, महाराज, महाराज, हमारी राजधानी में कुल 1,50,999 कौवे हैं। महाराज, कोई शक हो तो गिनती करा लो। राजा ने कहा, गिनती होने पर संख्या ज्यादा कम निकली तो? महाराज, ऐसा नहीं होगा, बड़े विश्वास से तेनालीराम ने कहा। अगर गिनती गलत निकली तो इसका भी कारण होगा। राजा ने पूछा, क्या कारण हो सकता है?